हेलो एवरीवन। सो ये हमारे चैनल पे हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाए हैं ज्वेलरी सेक्टर के रिलेटेड। सो यहाँ पर हमने पीएनजी, टाइटन, कल्याण ये सबको एक्सप्लेन किया है। अभी इनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी समझते हैं, थोड़ा इंडस्ट्री वाइज भी समझेंगे, थोड़ा वैल्यू चेन समझेंगे और उसके बाद डीप डाइव करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने ये रिपोर्ट बनाया था, सो आई वांट टू शेयर दिस रिपोर्ट विथ यू। और इसका जो इंसाइट्स है वो मुझे आपको बताना है। तो ये कैसा होगा, ये एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये जो पूरा सेक्टर है उसके सारे कंपनी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस। तो एंड टू एंड यहाँ पर वैल्यू चेन एक्सप्लेन किया है। इफ यू सी स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं माइनिंग से। यहाँ पर पहले वो खुदाई करके जो भी मिनरल्स रहता है वो सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में तो नहीं होता है, बस कोलार गोल्ड फील्ड के यहाँ पर थोड़ा होता है, पर ज्यादातर निकलता है यूएई, स्विट्जरलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। इंडिया में जैसे कोलार गोल्ड फील्ड है वहां से फिर इंपोर्ट करते हैं बैंक्स या फिर बुलियन डीलर्स जो भी होते हैं, एमएमटीसी, ये सब इंपोर्ट करते हैं। और ये कमोडिटी बेस्ड पे होता है तो इसका मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो उसके बाद आता है रिफाइनिंग। सो कन्वर्टिंग दिस जो भी क्रूड है उसको 99 999.9 प्योरिटी बार्स में उनको करना होता है। ऊपर से हॉल मार्किंग ये सब भी करना होता है। तो इसमें वर्क होता है बेसिकली जो काम करते हैं एमएमटीसी, पीएम, एएमपी राजस्थान, वालकाम्बी, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सब करते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड शेयर्स इज अराउंड 60-65%। मार्जिन बहुत कम होते हैं, 0.5 to 1.5%। और बहुत ज़्यादा कैपेक्स करना पड़ता है, एज वी नो कि इतना इतना उनको सारा मशीनरीज रखना पड़ता है कि टू प्यूरीफाई फाउंडरी वाला सब करना पड़ता है, दैट्स वाई। उसके बाद बी टू बी जो भी होता है, बी टू बी में क्या आता है, डिजाइनिंग करना है उनको या फिर उनको पूरा इफ यू सी डिजाइन करके एक्सपोर्ट करना है। तो इसमें कौन काम करते हैं, उसमें करते हैं हमारा स्काई गोल्ड करता है, गोल्डियम इंटरनेशनल करता है। शिप्स में जो यूनिट है वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, सांता क्रूज में है वहां पर। और राजेश एक्सपोर्ट है, ये भी करता है। इसमें EBITDA रहेगा अराउंड 5 to 7%। और मॉडरेट काइंड ऑफ मशीनरीज लगता है क्योंकि अभी भी देखा जाए तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो है कारीगर से होता है, तो कारीगर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। अभी ना होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू सी, तो उसमें कैसे अलग अलग प्लेयर्स है जो बुलियन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्लस्टर बेस भी होता है, डिफरेंट जो भी रीजन है इंडिया में वहाँ से स्पेसिफिकली वो मैन्युफैक्चर होके फिर होलसेल होके फिर आगे जाता है। तो वो कौन से क्लस्टर है, एक तो जवेरी है, दिल्ली का चांदनी चौक है, या फिर स्काई गोल्ड है, सेनको, ये सब भी करते हैं। यहाँ पर 2 to 4% ही होलसेल होता है और ज़्यादा कैपेक्स लगता नहीं कि होलसेलिंग करना है। उसके बाद ब्रांडेड रिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। सो इनको शोरूम्स चाहिए, इनको ब्रांड्स चाहिए, इनको कस्टमर का एक एक्सपीरियंस अच्छा बनाना है। और एक्सचेंज स्कीम ये सब भी होता है। तो ये कौन कौन से प्लेयर है, जो भी रिटेल प्लेयर है सब बड़े बड़े ब्रांड है, टाइटन, कल्याण, सेनको, तंगामाइल, पीएनजी, मोतीसंस। इसमें 5 से 13% का EBITDA मार्जिन हो सकता है। हाईएस्ट EBITDA मार्जिन यहाँ पर इफ यू सी टाइटन का है, जो ऑर्गेनाइज जिसका ब्रांड प्ले है और उसके रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें हाई इन्वेंट्री और प्लस बहुत सारा स्टोर्स भी लगता है, एक्सपेंशन करना है उसके लिए। देन इफ यू सी डी टू सी का कैसा मार्केट है, तो D2C का मार्केट सेम ही रिटेल जैसा है, बट इसमें ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, इसमें ऑफलाइन स्टोर्स भी है, इसमें CRM ड्रिवर सारा इसमें कैलकुलेशन भी होता है। तो वो कौन कौन से है, ब्लू स्टोन का भी है अच्छा, पर ब्लू स्टोन का कैसा है, उसका जो भी ज्वेलरीज है उसका वैल्यू कम है। कैरेट लाइन है, टाइटन का कैंडर है, कल्याण का, टाइटन का मिया है। क्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकते हैं इसमें, अराउंड 25 to 35%। और इबिडा ब्रेक इवन भी बहुत पहले हो जाता है, टू लो रहता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी प्लस इन्वेंट्री ड्रिवन होता है। अभी कौन सा कंपनी कौन से पार्ट के वैल्यू चेन में आता है, इफ यू सी टाइटन आता है ब्रांडेड रिटेल के इसमें। और इसका कैसा रहता है, सेकेंडरी जो भी एक्सपोजर है वो डिजाइन में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वैसा तो नहीं है, बट थोड़ा D2C प्ले है वाया कैरेट लाइन। और इंटीग्रेशन जैसे मैंने बोला था, पार्शियल इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत कारीगर इन हाउस भी है और ज़्यादा आउटसोर्स कर लेते हैं। और 85-90% रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम ज्वेलरी डिजाइन, IP इज द की मोड। कल्याण का भी सेम है, स्टेज 5 का, ये स्टेज 5 का। एंड D2C है कैंडा के तरफ से। उसके बाद इफ़ यू सी रिटेल फोकस है और 469 शोरूम्स है ग्लोबली। अभी का टाइटन के अराउंड 1200 के हैं, इनके 469 है। पीएनजी ज्वेलर सेम, उसका भी ब्रांडेड रिटेलर है। तो उसमें पहले रिफाइनिंग करते थे, अभी पूरा एग्जिट कर लिया है बिजनेस, प्योर रिटेल नाउ।
तो इनका टोटल शेयर आई थिंक 70-80 के अराउंड है, 1-200 ईयर्स प्लस इनका जो बिजनेस है वो है। इफ यू सी सेनको, ये भी सेम रिटेल है बट थोड़ा बहुत होलसेल भी करता है, और स्काई गोल्ड के साथ कोलैब भी इसने किया है टू सप्लाई द B2B मार्केट। इसका रिटेल प्लस लिमिटेड होलसेल है, शोरूम्स 196। मिडिल ईस्ट में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एंड वहाँ पर लीडर भी है, सो फ्रेंचाइजी मॉडल भी फॉलो करता है। थंगामाइल ब्रांडेड प्लेयर, प्योरली रिटेल है पर तमिलनाडु साइड में इसका ज़्यादा फोकस है, सो दैट वी हैव टू सी। स्काई गोल्ड का कैसा है, B2B ये है। स्काई गोल्ड का जो भी इसका एक एक मैंने जैसे बोला सेनको के साथ इनका जो इन्होंने कोलैब भी किया है टू डू होलसेल या फिर B2B बिजनेस, तो होलसेल और स्टेज 4 में होगा यहाँ पर। स्टेज 4 यानी ये वाला होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी है। एंड मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड भी है, इनके थोड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। सो सप्लाईज सेनको, PNG, दुबई, B2B ऑफिस, प्योर B2B प्लेयर, जो भी और भी बहुत सारे लोगों को करते हैं ये लोग। तो ये रिलायंस को करते हैं, ये PNG को करते हैं, ये मलाबार को करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को ये करते हैं होलसेल में जो B2B बिजनेस है वो। ब्लू स्टोन का कैसा है, D2C है, ब्रांडेड रिटेल है, स्टेज 6 का है, मतलब ओमनी चैनल प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी है, डिजाइन प्लस ओन फैक्ट्रीज, वर्टिकल इंटीग्रेशन, D2C 275 स्टोर्स है, ओन मैन्युफैक्चरिंग, स्टिल लॉस मेकिंग। मोतीसंस ब्रांडेड प्ले, प्योर रिटेल, कुछ इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और राजस्थान फोकस है, हाईली सीजनल। खजांजी एक है जो होलसेल प्लस रिटेल करता है, B2B डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल प्लस रिटेल, वज्रा डायमंड्स सब ब्रांड एंड एक्सपैंडिंग नेटवर्क्स। तो ये EC ज्वेलर्स का एक है, ब्रांडेड रिटेल में, बट इसमें थोड़ा सा इश्यूज है हिस्टोरिकली। इफ यू सी इनका भी रिटेल है पर रेवेन्यूज गिर रहा है, NPA हुआ था, मतलब लोन डिफॉल्ट किया था उन्होंने, सेबी के वॉल्यूशंस भी ब्रेक वॉल्यूशन किया था इनको, जो भी प्रमोटर्स थे उसको बैन भी किया था ट्रेडिंग करने से। सो दिस आर सम। राजेश एक्सपोर्ट्स, इफ यू सी फुल वैल्यू चेन है, रिफाइनिंग वालकाम बी से एंड स्विट्जरलैंड, मोस्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड का 35% यही प्रोसेस करते हैं गोल्ड। PNG एस रेवा ब्रांडेड रिटेल डायमंड के रिलेटेड है, PNG इस ग्रुप सप्लाई चेन का एक पार्ट है और रिटेल में ही है, बस 35 स्टोर है, वो भी महाराष्ट्र फोकस। PNG गार्गी, मतलब अभी ये फैशन बेस्ड है तो इसमें स्टडड रेशियो ज़्यादा हो सकता है, बट इसमें वैल्यू जो होता है वो बहुत कम होता है, तो ये रिटेल बेस्ड पे ये। नाउ ग्रॉस मार्जिन कैसे कैसे हो सकता है, माइनिंग का 1-2% ही रहता है ग्रॉस मार्जिन, और EBITDA उससे भी कम, 0.5 to 1%, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट है, इम्पोर्ट ड्यूटीज भी 6% के अराउंड है। रिफाइनिंग रिफाइनिंग जो करते हैं MMTC, उसका 1 to 3%, और जीरो सेम सेम इसका भी टिपिकल सेम है। B2B मैन्युफैक्चरिंग 10 to 12 ग्रॉस, 5 to 7 EBITDA, क्योंकि इसमें लेबर लगता है, इसमें ओवरहेड है, गोल्ड वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ये सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, 14 to 18% ग्रॉस, 5 to 8% EBITDA। इसमें भी थोड़ा एक्सपेंसेस होता है, मेजर कॉस्ट निकलता है रेंट, स्टाफ, बोरोइंग, या फिर मार्केटिंग एंड ऑल। स्टडड डायमंड रिटेल, तो ये तनिष्क 20 to 24%, 10 to 13% इसमें होता है। इसमें डायमंड का प्रोक्योरमेंट भी होता है, सो डायमंड और ये सब जेम्स मिक्स करके दो वो ज्वेलरीज बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे गेट हाईएस्ट मार्जिन। और ये D2C स्टडड हैवी 38% ग्रॉस मार्जिन, पर ये ब्लू स्टोन ही है बिकॉज वो लॉस मेकिंग है, तो वहाँ पर यहाँ पर एक बहुत कम EBITDA दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल गोल्ड मेटल लोन का एज वी नो कि अगर ये सब करना है तो गोल्ड मेटल लोन चाहिए। अब ये कौन देते हैं, SBI, HDFC बैंक, कोटक, या फिर RBI रेगुलेटेड जो भी बैंक्स हो, दे प्रोवाइड दिस। अभी बहुत कम चार्ज करते हैं, 0.5 to 2% चार्ज करते हैं, और कैश 8% तक चार्ज कर लेता है, तो ये कैश फ्लो में थोड़ा हेल्प करता है। कैश फ्लो आउटफ्लो reduces कैश आउटफ्लो बिकॉज ऑफ दिस, और जो भी वॉलेटिलिटी है उसको भी बेयर करने में काम करता है। सो मोस्टली सबके पास रहता है, सो टाइटन बहुत अच्छे से यूज करता है। थोड़ा इन डेप्थ भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइटन से। अराउंड 4 लाख करोड़ का मार्केट है। टाइटन टाटा का ग्रुप है इस, प्लस टिडको जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसके साथ टाई अप है। करंट CEO MD इज CK वेंकटरमन सिंस 2019, जॉइंट वेंचर है मालूम है। अभी इनके ब्रांड्स जो है तनिष्क, मिया, जोया, कैरेट लाइन, और मेजरली 18 कैरेट डिजिटल में फोकस है।
ज्वेलरी से रेवेन्यू आता है अराउंड 80 to 90%, वॉचेस से 8 to 10, आईवेयर से 2 और अदर से 1 से 2%। यहाँ पर 1200 के अराउंड है, सो यू कैन थिंक। अभी ये वाले क्वार्टर में 42% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है, और फुल ईयर का भी आया है, दूसरे वाले क्वार्टर भी उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है अराउंड 40+%। और देखा जाए तो पूरा साल का ग्रोथ 36% है, तो इट्स वेरी नाइस। पी थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दे आर ब्रांडेड प्लेयर, तो उनको तो पी ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो किसको ज़्यादा मिलेगा। पी भी एक्सपेंसिव है। ROE एंड ROC इज द हाईएस्ट इन दिस इंडस्ट्री। सो इफ यू सी उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, व्हाट दे आर सेइंग कि दे हैव 8% ऑफ मार्केट शेयर इन दिस ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट। सो उसमें इनका मार्केट शेयर बढ़ना भी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेटिव। अगर इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट में बढ़ना है, सो दे have to follow some good strategies, and they should be able to deliver good sales growth compared to their peers. So what that's what I think. Now brand equity, if you see, Titan का नाम बहुत अच्छा है because of hallmarking, and उनका ब्रांड प्ले, उन्होंने बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। उन्होंने ही कैरेट मीटर इंट्रोड्यूस किया था कि हाउ लोकल ज्वेलर्स यूज टू गिव लेस कैरेट gold as they are seeing, so that's what created a change। डिज़ाइन उनका खुद का ही रहता है, गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम भी अच्छा है। कैरेट लाइन एक्वायर्ड 2006 16 62%, 350 करोड़ के अराउंड किया था। अभी 100% हो गया है। फर्स्ट डिजिटल एवर ब्रांड 18 कैरेट ज्वेलरीज यहाँ पर सेल करते थे 25 से 40 एज ग्रुप के लिए, ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 30% annually with a 600 stores. International expansion also, if you see, 149 stores in GCC, 12 इन नॉर्थ अमेरिका। दमस का एक्विजिशन किया है, तो ये भी इसका बुक्स में देखने को चालू हो जाएगा। Q3 का रिजल्ट वाज वेरी गुड, 41% का ग्रोथ आया था बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन्स और वेडिंग डिमांड। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया था इफ़ यू सी, बट थोड़ा सा बायर्स में, बायर जो भी है उसमें थोड़ा फ्लैटिश डिमांड देखने को मिलता। इफ़ यू सी मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड बिकॉज बहुत पहले से ही ये मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज़ है। सो वी आर गिविंग लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड टू दिस मैनेजमेंट बिकॉज पूरा डिटेल में देते हैं। इफ़ यू सी ECG डिस्क्लोजर्स, स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन, और इन्होंने जो उनका कैपिटल एलोकेशन किया है कैरेट लाइन में इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू सी, इट हैज़ जनरेटेड लाइक 10 to 12x सिंस दे हैव अक्वायर्ड दिस कैरेट लाइन कंपनी। डमास इज कैलकुलेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म बेट, तो डमास भी वैसे ही करने का चांसेस है इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है। नाउ की रिस्क तो सिंपल है, वैल्यूएशन में थोड़ा ज़्यादा है। गोल्ड प्राइस अगर कम भी हो जाए, बट आई थिंक दे विल एबल टू सस्टेन द ग्रोथ, बिकॉज गोल्ड प्राइस अगर 20% कम भी हो गया तो वॉल्यूम ग्रोथ हो जाएगा, फिर दे विल ऑफसेट दिस थिंग इम्पैक्ट ऑफ द गोल्ड प्राइजेस इन देयर रेवेन्यूज। सो और ये दमास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी आएगा। नाउ द सेकंड कंपनी इज लाइक कल्याण ज्वेलर, वन ऑफ द second best, and I like this company because it is like growing at a faster rate compared to Titan। so Titan से भी फास्ट ग्रो कर रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहा है compared to some small players who have some small base but they are not able to grow at this rate। so इनका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है, एंड प्रमोटर इज TS कल्याण रमन प्लस फैमिली एंड हिगमैन इंटरनेशनल प्रमोटर ग्रुप में ही है। 1993 में किया था थ्रूसूर से, केरला से। करंटली 469 शोरूम्स है। फ्लैगशिप कल्याण ब्रांड है, कैंडायर डिजिटल, स्टारलेट फॉर किड्स एंड तेजस्वी ऑल्सो। Q3 में सेम 42%। Q3 में सबको ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, इसलिए इनका जो भी पैट है वो मोर देन 60-50% से इंक्रीज हुआ है। इफ यू सी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 27% होगा, और एक्सपेंशन जो डेली का करते हैं ईयरली का, उससे 10-15%। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 30-35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे विल टारगेट। ऐसा क्लियर गाइडेंस तो नहीं देते, बट दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। एंड कैंडायर का ग्रोथ भी 144%, एंड in this quarter Kandahar has turned profitable, current stores is around 110। P है 39 का, but it's okay। ROE थोड़ा कम है compared to Titan। so ये तो second largest है। It's focus on FOCO and company owned model is
तो इसका वही है, फोको बेस्ड में फ्रेंचाइजी बेस पे उनको एक्सपेंशन करना है, वही उनका एक ब्रांड टारगेट है। एंड द कंपनी हैज 21 न्यू इंडियन शोरूम्स एडेड इन Q3 अलोन। ज़्यादातर ये भी 18 कैरेट में ही फोकस कर रहे हैं, एंड because 18 carat has higher studded ratio, lighter weight, higher margins, so that's what it's meant to be. And if we see international revenue is around 12%, and US UK का जो expansion है वो भी अभी पायलट रन में है, so we can expect कि 6 to 7 वहाँ पर ऐड करेंगे हर साल, और यहाँ पर इंडिया में 50-60 शोरूम्स का उनका टारगेट है। फ्री कैश फ्लो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है Q3 में 300 करोड़ डिप्लॉयड फॉर debt reduction plus dividend and 300 crore for Kendire plus UK US pilot runs, जो भी प्रोजेक्ट है। और ये सेम रेवेन्यू ग्रोथ इज अराउंड 144, ये जो उनका कैंडायर है उसका। सो दैट्स व्हाट क्रिएटिंग अ चेंज टू देयर कंपनी। मैनेजमेंट कंफर्म 30% सेम स्टोर सेल ग्रोथ ड्यूरिंग द ज्वेलरी। सो इनका तो ऐसा रहेगा कि फ्रेंचाइजी बेस में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा, 300-600 करोड़। इफ़ यू सी दे आर डूइंग कैपेक्स, थोड़ा सा उसमें डेप रिडक्शन करेंगे, डिविडेंड देंगे, कैंडार का एक्सपेंशन करेंगे, और यूएस यूके में भी पायलट रन करेंगे। नाउ इफ़ यू सी पीएनजी गार्गिल 900 करोड़ का मार्केट कैप, फाउंडेड इन 1832 इन सांगली एंड देन शिफ्टेड टू पुणे, और पुणे से वहाँ पर फिर दे आर एक्सपेंडिंग लव नाउ पैन इंडिया। करंटली 78 to 80 स्टोर्स इज ऑपरेशनल, और Q3 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ मिला था 35% बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन्स, और ई कॉमर्स में 126% का ग्रोथ है। सो ई कॉमर्स इज लाइक 3 or 4% कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यूज। रिफाइनरी का डिसकंटिन्यूड कर दिया बिकॉज वहाँ पर कुछ रेवेन्यू नहीं बनता था, वहाँ पर बस वॉल्यूम बनता था। सब ब्रांड इफ़ यू सी लाइट वेट का उनका है लाइफस्टाइल, एंड पीएनजी गार्गी, पीएनजी सरेवा डायमंड, बट ये पीएनजी सरेवा एंड पीएनजी गार्गी अलग प्रमोटर है, इनके ही रिलेशन में, बट वो अलग है। पी अब भी कम हो गए, पी अराउंड लाइक 20-22 का रहेगा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8%, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका 8% रहता है। इफ यू सी उनका आईपीओ का बाद से उनका एक्सपेंशन रहता है 20-25 स्टोर्स पर ईयर, एंड अक्षय तृतीया का उनका सिंगल डे का सेल्स अराउंड 1395 करोड़ का था। So the continuation of the refinery business is strategically corrected, and refining is margin thin and capital intensive। ठीक है, वो तो कर दिया उन्होंने। जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहे, लाइक 95% महाराष्ट्र से आता था, एंड नाउ उन्होंने यूपी या फिर मध्य प्रदेश में भी अभी इम्प्रूवमेंट किया है। सो वी विल सी अबाउट दैट। बस इसमें मैनेजमेंट ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं देता है जैसे कि टाइटन या फिर कल्याण दे रहा है, तो वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि बाकी के मैनेजमेंट कैसे ग्रोथ दे सकते। अगेन फोर्थ नेक्स्ट वन इज सेनको गोल्ड। सो सेनको गोल्ड का मार्केट कैप है 5300 करोड़, एंड सो इट्स फ्रॉम कोलकाता, तो ईस्ट में उसका बहुत डोमिनेंस है सराफ फैमिली की तरफ से। एंड एमडी एंड सीईओ इज लाइक सुवनकर सेन, or store currently store is around 196, and if you see they have 8 census boutique plus 2 international and 33 branches। Q3 का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ था 50%, हिस्टोरिकल माइलस्टोन इफ यू सी क्रॉसिंग 300 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। नाउ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका भी अच्छा रहता है अराउंड 21%, एंड नेट डेट इज अराउंड yes 1578 करोड़। ओल्ड गोल्ड कंट्रीब्यूशन इज 45%। अभी ये ओल्ड गोल्ड क्या होता है, मतलब किसी को भी ज्वेलरी लेना है वो क्या करेंगे, वो घर से ज्वेलरी लेके आएंगे उनका पुराना, और वो एक्सचेंज करके नया लेंगे, थोड़ा बहुत उनको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। पी इज 20 चीपेस्ट इन लार्ज फॉर्मेट रिटेल प्ले। अब ये क्यों होता है, बिकॉज इनका भी वैल्यू, इनका भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वैसा नहीं रहता है बाकी के कंपैरिजन जैसा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड बिजनेस मॉडल इफ़ यू सी, तो इनको भी 7 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, एंड ये एक ईस्ट प्लेयर से टू नेशनल प्लेयर का एक ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो वी विल सी, वी हैव टू सी कि कैसा इनका ट्रांजेक्शन होता है। और इनका एक कोलैबोरेशन भी है स्काई गोल्ड के साथ, तो 9 कैरेट गोल्ड के लिए फॉर जेन जी, एंड डिजिटल सेल्स ग्रोथ ऑफ
45% in FY25 shows the management is thinking ahead of consumer evolution. So इसका एक पी का रीजन बताया कम है. आई थिंक पी लेस है कंपेयर टू peers like Tangamail and PNG Jewelers with similar और lower ROC because इनका डेब्ट बहुत ज़्यादा है, ईस्ट में कंसंट्रेशन भी है और इंस्टीट्यूशनल कवरेज भी इसमें कम है, तो दैट्स वी हैव टू थिंक. और ये भी एक अच्छा कंपनी. दूसरा इफ यू सी थंगामाइल ज्वेलर्स करके 600 to 700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, फाउंडेड इन 1947 एंड मेजरली इट्स फ्रॉम तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में ही या फिर साउथ में उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. 100 उनका शोरूम्स है, अराउंड 100. और Q2 का रेवेन्यू यहाँ पर बताया 1705, 44% का ग्रोथ है. तो इनका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज इनका ब्रांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस ईस्टर्न सदर्न रीजन. तो दैट्स वाई इनका इफ यू सी ROE इज 18.77, तो ये भी अच्छा है. सो द कंपनी इज डीप रूटेड ब्रांड इन तमिलनाडु. और वहाँ पर टेम्पल ज्वेलरी यानी ज़्यादा जो भी ज्वेलरी हो, जहाँ गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी हो वो ज़्यादा बनाते हैं, और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज. तो सीजनल पैटर्न इसमें बहुत इम्पैक्ट करता है. इफ़ यू सी Q2 FY25 में एक लॉस था, उसके बाद Q3 में डिमांड आया दिवाली से, तो वहाँ पर हाईली प्रॉफिटेबल हो गया. यहाँ पर कैसा है, प्रीमियम की वजह से एक्सपेंसिव है. यहाँ पर इफ़ यू सी द स्टॉक प्राइस इज सिग्निफिकेंटली ग्रोइंग गिवन द कॉन्सेंट्रेशन इन तमिलनाडु 100 स्टोर्स वर्सेस टाइटन का 1000+ री रेटिंग वहाँ पर है. तो इनका भले ही वो साउथ पार्ट में, तभी भी उनका ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिलता है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड उसके बाद है स्काई गोल्ड, B2B प्लेयर, मुंबई बेस्ड प्लेयर है. 5400 का इसका मार्केट कैप है. एंड इफ यू सी उनका बिजनेस B2B मैन्युफैक्चर सप्लाइज टू सेनको, PNG, ग्लोबल रिटेलर्स, आदित्य बिरला, रिलायंस, और सब किस किस को नहीं बेचते हो. सो इनका भी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है. इफ यू सी Q2 का 1484 करोड़ का रेवेन्यू एंड ग्रोथ इज अराउंड 93%. और EBITDA यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हुआ है, इसलिए EBITDA ग्रोथ है 157%. ROE 19% का है. Q3 में यहाँ पर 35% का ग्रोथ आया है. इफ यू सी की माइलस्टोन, इफ यू सी कि दुबई में उन्होंने ब्रांच को ओपन किया है और सेनको के साथ टाई अप किया है फॉर 9 कैरेट ज्वेलरी, और एक्सपोर्ट टारगेट इज अराउंड 15 to 20%. तो यहाँ पर भी उनको होगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट. P32 का है और EV/EBITDA 18 का है. दे आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस यू सी, बट ये अभी अंडर सर्च स्टॉक है. सो ज्वेलरी सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो भी है इंस्टीट्यूशन, उन्होंने भी ज़्यादा देखा नहीं है. दैट्स वाई इसमें थोड़ा अभी भी ग्रोथ बाकी है और आगे जाके भी ज़्यादा कर सकता है. तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ स्टोरी है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, तो ये सारे प्लेयर्स को उसके वजह से बेनिफिशियल होगा. और इनके इनके पास आई थिंक 200 करोड़ का कुछ तो रिटेल रियल इस्टेट भी है, वो भी बेचेंगे, उससे भी पैसा आएगा. एंड इफ यू सी उनके कस्टमर सेनको, PNG और मिडिल ईस्ट में है, ग्रोइंग रैपिडली, एंड 50% लीनर कॉस्ट स्ट्रक्चर वर्सेस पियर्स. ठीक है. हाँ, इसके बाद है ब्लू स्टोन. इफ यू सी ये तो लेटेस्ट ही लिस्ट हुआ है, अगस्त 19 2005, और डिस्काउंट में ही लिस्ट हुआ था. इफ यू एंड द फाउंडर इज गौरव सिंह कुशवाहा. 17% का डायरेक्ट स्टेक है इसमें. ये डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है, मतलब ज़्यादा डिजिटल से बेचते हैं. एज ग्रुप 25 to 45 है. अफोर्डेबल लग्जरी स्टोर्स 275 स्टोर्स इन 117 cities, 26 states and 200 company owned plus 75 franchise stores. 30 करोड़ का अराउंड उसमें विजिट्स आता है उनके वेबसाइट में, आया था FY25 में. एंड इफ यू सी रेवेन्यू ग्रोथ 40%, बट ये लॉस में था. सो वी हैव टू सी, बट लॉस से आई थिंक ये थर्ड क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में आया है. स्टैंडर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा है, बट उनका जो भी प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट 1 लाख से कम होता है, तो रेवेन्यू ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकता है उनको. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो लॉस में है. तो ये तो ठीक है, ये तो इतना आई डोंट थिंक सो कि ये वाले कंपनी को आई विल प्रीफर. बट उनका ग्रॉस मार्जिन एंड स्टैंडर्ड ज्वेलरी भी इज़ हाईएस्ट, और डिजिटल ब्रांड भी है, तो
might be they get a good growth in future. So बेयर केस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एज नो कि इनका स्टडी रेशियो अच्छा है। बेयर केस इस 14 साल से कभी उनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। एंड EBITDA पर स्टोर इज ओनली 55 लाख वर्सेस सेनको 2.2 करोड़ और कल्याण का 5 करोड़। तो यहाँ पर वो भी है इश्यूज। और 93% ऑफ रेवेन्यू स्टिल ऑफलाइन डिस्पाइट ऑफ डिजिटल प्रेजेंट। और ये जो भी रेज किया था पैसा 820 करोड़, वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल में जाएंगे, ग्रोथ के लिए नहीं। ये अनदर कंपनी है मोती सन्स, 1600 करोड़ का ही मार्केट कैप है। राजस्थान फोकस Q3 में 21% का ग्रोथ किया था और पैड इतना नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले नहीं हुआ। इसको भी 62 का पी मिलता है, 8.1 का इनको इफ यू सी प्राइस टू बुक मिल रहा है। और ओवर वैल्यूड रिलेटिव टू स्केल एंड एग्जीक्यूशन। सो ये तो बहुत स्मॉल है पर इसको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स इसको प्रीफर नहीं करेंगे। और कुछ इशू भी हो सकता है बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, वो भी इस स्लो ग्रोइंग कंपनी को। आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट अगेन इट्स लाइक एजुकेशन वीडियो, यहाँ पर कोई हम इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स तो नहीं दे रहे। सो ये था मोती सन्स का कि मोती सन्स इज स्मॉल प्लेयर, राजस्थान फोकस ज्वेलर, एक्सट्रीम सीजनल, 62 का पी कंपेयर टू कल्याण 39 and Senco 20. Both are significant larger and growing much faster rate. So the festive quarter margins are flattering but not representative of full year economics. 34% decline from its peak. ठीक है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा कैसा है। नाउ खजांजी ज्वेलर, होलसेल प्लस रिटेल, गोल्ड, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स, बुलियंस सब कर रहा है। ये रिटेल कर रहा है, होलसेल कर रहा है। Q2 में अच्छा ग्रोथ आया 46%। ये हाई इसको बोलते हैं हाई ग्रोइंग स्टॉक। कभी भी किसको भी कॉन्सेंट्रेट करना है स्पेसिफिक कंपनीज में, तो हाई ग्रोइंग स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए कि कैसा है, ना कि जो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो जो नहीं ग्रो कर पा रहे, बाकी के सब कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा इनमें कुछ इशू तो नहीं है। इनका सब ब्रांड है वज्रा डायमंड बाय खजांजी। तो आई थिंक इसमें स्टड रेशियो भी अच्छा होगा। P18 का है, वैल्यूएशन थोड़ा इसको कम दे रहे, बट क्यों? बिकॉज ये माइक्रो कैप है, इसमें लिक्विडिटी कम रहता है। इट्स हाइब्रिड प्लेयर, होलसेल रिटेल मॉडल गिव्स इट डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। ये वज्रा ब्रांड इट्स लाइक स्ट्रेटेजिक पुश इनटू हाई मार्जिन टेरिटरी एट P एंड 2.1 P। ये एक सबसे सस्ता स्टॉक है ऐसा दे आर सीइंग। PC ज्वेलर्स अभी करंट शेयर प्राइस इज 9 फ्रॉम द पीक, इज डाउन फ्रॉम द पीक ऑफ 600। 97% डाउन हो गया। क्यों? बिकॉज NPA डिक्लेयर्ड हो गए, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था लोन SBI का, इनसाइडर ट्रेडिंग भी किया है, उसके वजह से बैन भी हुए, पेनल्टीज भी लगाए। सो सेटलमेंट किया था इन्होंने 7.2 करोड़ देखे राइट्स टू रीओपन। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं देख सकते क्योंकि उसमें रेवेन्यूज भी इफ यू सी 9,000 कहाँ पर 8,000 था, अभी कहाँ पर वो रेवेन्यूज डिक्रीज हो गया। सो सो ये सब देखना पड़ेगा हमें। नाउ PNG रेवा ज़्यादा फोकस करता है डायमंड्स पे। सो ये सेम ब्रांड है PNG ज्वेलर जैसा, बस हैंडल्ड बाय डिफरेंट प्रमोटर्स। वो सौरभ जी हैंडल करते हैं। तो इनका भी 35 पॉइंट ऑफ सेल है, 33 फोको, 1 फोफो प्लस 1 कंपनी ओन, ज़्यादा कंपनी ओन नहीं है। 66% इंक्रीज ओवर Q2। ट्रेडिशनल प्लस जेनजी प्लस वर्किंग वुमन के लिए है। ठीक है, इसको ज़्यादा फोकस है डायमंड के ऊपर, तो इनका थोड़ा स्टडर्ड रेशियो ज़्यादा रह सकता है, बट सीजनलिटी विल ऑल्सो इम्पैक्ट। 60% रेवेन्यू, 70% इज रेवेन्यू इन कमिंग इन H2। अर्ली स्टेज का कंपनी है, लेटेस्ट ही लिस्ट हुआ है, तो अर्ली स्टेज में उनको थोड़ा अभी ग्रो करना पड़ेगा बिकॉज दे आर मोर फोकसिंग ऑन दिस डायमंड ज्वेलरीज विथ हायर स्टडर्ड रेशियो। PNGS गार्गी, अभी ये फैशन बेस्ड एक ज्वेलर है। तो इसमें कैसा रहता है, जो भी फैशन ज्वेलरीज है वर्किंग वुमन, सेम सेम जैसे पहले डिस्कस किया था, वर्किंग वुमन के लिए, या फिर जो स्टड रेशियो जिनको ज़्यादा चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए जिसको कम वैल्यू के चाहिए, तो ये उनके लिए है। इफ यू सी
कलेक्शन इज अराउंड 15 to 20% मार्जिन। तो ऐसा है। PNG, PC ज्वेलर्स वगैरह ये सब तो कंपनीज हम नहीं देखेंगे, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ये होगा। सो यही था एक शॉर्ट में डिस्कशन, मैंने हर कंपनी का डिस्कशन किया, बिकॉज सबको मालूम होना चाहिए कौन सा कंपनी का कौन सा स्पेशलिटी है और वैल्यू चेन कैसा है। जैसे हमने समझा कि वैल्यू चेन हर कंपनी का कैसा अलग अलग है, कौन सा कंपनी कौन से वैल्यू चेन पे आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ लिया देन यू विल एबल टू प्ले दिस गेम ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज। यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दिस गोल्ड ज्वेलरी, बिकॉज इनका वैल्यू चेन पे ही है। अभी मैं तो फोकस कर रहा हूँ कि जो रिटेल और ब्रांडेड प्लेयर है इस पे, क्योंकि यहाँ पर से ही ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो ये सारी कंपनीज आई एम फोकसिंग। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे से करना है, तो ये सारा वैल्यू चेन सीखना है और ये सारे कंपनीज को ट्रैक करना है। टाइटन, कल्याण, पीएनजीएस गार्गी, पीएनजीएस फार्मा, फैशन ज्वेलर्स जो है। उसके बाद पीसी ज्वेलर्स को तो अवॉइड करेंगे, ब्लू स्टोन देखेंगे, या फिर सेनको है, स्काई गोल्ड है, ये सारे कंपनीज को देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज और थोड़ा अलग अलग सेक्टर्स में भी जाएंगे। अभी मैं कैसे एक सेक्टर वाइज भी देखता हूँ। अभी मैंने पूरा टाइम पे गोल्ड ज्वेलरी का पूरा एनालिसिस कर लिया है। सो अलग अलग कंपनीज का भी एनालिसिस किया है, कंपनीज का कॉम्पिटेटिव ये जो अभी किया है पीयर एनालिसिस वो भी कर लिया है। उसके बाद थोड़ा अलग सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री में वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज दैट कंपनी, बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर हम पूरा वैल्यू चेन वाइज या फिर इंडस्ट्री वाइज एक्सप्लेन करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।